राधे राधे माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या क्या होता है और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जानिए, भाज्य संख्या का जो नाम होता है, यौगिक संख्या भी होता है और संयुक्त संख्या भी होता है, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या जिस प्राकृत संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिस प्राकृत संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिस प्राकृत संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड क्या होगा? देखिए, गुणनखंड क्या होता है बाबू, किसी भी नंबर का गुणनखंड वह नंबर जिस से डिविजिबल होता है, मतलब पूरा तरह विभाजित हो जाता है, वह सभी नंबर उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे आप समझो, एक में केवल किस किस से भाग लग सकता है? केवल एक से भाग लग सकता है, इसलिए इस एक का गुणनखंड हो गया केवल एक। उसी तरीका से अगर आप दो में भाग देंगे तो किस किस नंबर से इसमें भाग लग जाएगा? एक से ये कट जाएगा पूरा पूरा, और दो से भी पूरा पूरा कट जाएगा। भाग देने का मतलब ये नहीं कि भाग देने पर शेष भी बचा, नहीं, भाग देने पर पूरा पूरा जिस नंबर से कटेगा वह नंबर उसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। अब आप ही बताओ, दो जो है किस किस नंबर से कटा? एक और दो से कट गया पूरा पूरा, इसका मतलब यह जो है एक और दो, इस दो का क्या हुआ? फैक्टर हुआ, मतलब गुणनखंड हुआ। अब उसी तरीका से अगर आप 3 का निकालेंगे तो 3 किस किस से विभाजित होता है? एक से कट जाता है और 3 से कट जाता है, तो 3 के केवल 2 ही फैक्टर हुआ। फिर 4 का अगर निकालेंगे तो 4 का किस किस से कट जाता है? 1 से, 2 से और 4 से। तो इसका देखिए 4 का जो फैक्टर हो गया 3 हो गया। तो भाज्य संख्या का क्या कहता है कि जिस प्राकृत संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड 1, 2, 3, 4 में 4 का आया है, इसका मतलब जैसे में सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या हो गया वो हो गया 4। उसी तरीका से अगर 5 का निकालेंगे तो 5 का फैक्टर 1 और 5 होता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 6 का देख लीजिए, 1, 2, 3, 6, तो ये सब नंबर क्या हो गया? भाज्य संख्या, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए भाज्य संख्या, समझ में आ गया बढ़िया से? जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ये मतलब डॉट डॉट अनंत तक आ जाएगा, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। इतना बात समझ में आ गया भाज्य संख्या में? चलिए बहुत अच्छा, गुणनखंड भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? जल्दी बोलिए। इस टोटल पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4। कहता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? अब यहाँ देखिए 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या है, और छोटा में सबसे 9 ही छोटा है जो इसमें क्या है कि विषम और भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो गया? 9। अब अगर इसी में पूछ देता है एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, आप देखो यहाँ इसमें एक अंक के सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन है? ये भी एक अंक की, ये भी एक अंक की, ये भी एक अंक की, और ये भी एक अंक की। तो एक अंक के सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन हो गया? 9। समझ में आ गया? इसी तरीका से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एक अंक के सबसे बड़ी समभाज्य संख्या कौन होगा? तो बताओ एक अंक की सबसे बड़ी समभाज्य संख्या कौन होगा? 8। समझ में आ गया? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 10। तो जिस तरीका से क्वेश्चन पूछिए आप उसका आंसर दे सकते हैं। भाज्य संख्या समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में।
तो अब अभाज्य संख्या का डिफिनेशन अभी हम लोग जानेंगे। जैसे अभी हम डिफिनेशन पढ़े भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या पढ़े, जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, केवल कितने गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या के नाम से जाना जाता है और अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या के नाम से जाना जाता है, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब समझते हैं। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे कि 1 का केवल फैक्टर कितना, 1, 2 का फैक्टर कितना हो गया, 1 और 2, तो मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वही क्या होगा, अभाज्य संख्या। फिर 3 का भी देखिए फैक्टर कौन कौन होगा, 1 और 3 होगा। फिर उसी तरीका से 5 का फैक्टर कितना होगा, 1 और 5 होगा। 6 का कितना होगा, 1 2 3 6, इसके 2 से ज्यादा हो गया, ये अभाज्य संख्या होगा नहीं। 7 होगा, इसके फैक्टर कौन कौन, 1 और कितना है 7, 1 और 7। इसका मतलब अभाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा, अभाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, डॉट डॉट इनफिनाइट आ सकता है। समझ में आ गया। एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य, क्यों, क्योंकि केवल इसके कितने फैक्टर है, 1 फैक्टर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक ना तो भाज्य संख्या होगी ना तो अभाज्य संख्या होगी। चलिए इतना बात समझ में आया। अब देखिए, तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। आप एग्जांपल देख लिए। अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। आप देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, आप बोल देंगे 2। सबसे छोटी समभाज्य अभाज्य संख्या कौन है, सब में भाज्य लिख दिया, अभाज्य। चलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी यही 2 है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, यही हो गया 2। अब पूछता है सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सम और अभाज्य संख्या। आप देखो केवल एकलौता एक ही संख्या ऐसा है 2, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो उसका आंसर तो एक ही होगा। इसलिए सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी, 2 ही होगी। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो कि सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या हो। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी 2। अब कहता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी और विषम, तो सबसे छोटी थी 2 है, सम संख्या है, लेकिन यह अभाज्य संख्या भी है। लेकिन विषम में, तो विषम में सबसे छोटा 3 है, जो कि विषम भी संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, तो 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीका से आपसे क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का योगफल कितना हो सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, योगफल पूछा तो यो जोड़ दिए, कितना हो गया 5। इसी में पूछ देगा गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 कितना हो गया 6। इस तरीका से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अभाज्य संख्या भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। देखिए सहअभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, देखिए जिन 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 होगा, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, उसे आप कहिएगा सहअभाज्य संख्या। तो कहने का मतलब इसका जब परिभाषा अगर हम लोग लिखेंगे बाबू, तो जिन दो प्राकृत संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, कहने का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा। क्या होगा, 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या लिखिए, अगर उसका कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है
तब वह सहआवाज संख्या होगा, अन्यथा नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे आप देख लीजिए 2 और 3, आप सबसे पहले 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा, 3 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 1 और 3। अभी बताओ कॉमन फैक्टर क्या आया, कॉमन फैक्टर क्या आया, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1। जब दोनों में कॉमन मिल गया 1, इसलिए ये जो 2 3 है यह एक सहअभाज्य संख्या है। उसी तरीका से आप ले सकते हो 10 और 13 ले लो। अब बताओ 10 का फैक्टर निकालोगे तो 10 का फैक्टर कौन कौन आएगा, 1 2 5 10। 13 का फैक्टर कौन कौन आएगा, 1 और 13। आप ही बताओ कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर बोलो क्या मिला, कॉमन फैक्टर दोनों में एक ही मिल रहा है, दोनों में एक ही मिल रहा है, इसलिए कॉमन फैक्टर 1 आ गया। जब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों भी कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। बहुत बार पूछा जाता है 18 और 25 सहअभाज्य संख्या है या नहीं। इसी तरीका से 18 का फैक्टर निकालिएगा, 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 और 18 हो गया, ठीक है। और 25 का फैक्टर कौन कौन आएगा, 1 और 1 5 और 25। अब आप ही देखो दोनों में कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 1 ही मिल रहा है, कॉमन फैक्टर 1 आ गया। इसका मतलब 18 और 25 जो कौन नंबर हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। मतलब जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का कॉमन फैक्टर अगर 1 आ गया तो उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब इसी में एक एग्जाम्पल हम आपको और बता दे रहे हैं, तनी समझिए, ठीक है। अब देखिए इसी में जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 और 8, ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं, आप इसको समझिए, सहअभाज्य संख्या है या नहीं। आप 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 और 6 आएगा, फिर 8 का निकालेंगे 1 2 4 और 8 आएगा। अब आप देख पा रहे हो इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या क्या नजर आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है और 2 भी, 1 और 2 मतलब 2 भी कॉमन आ गया। इसका मतलब 2 भी कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, 6 और 8 सहअभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। छोटा कर देते हैं, देखिए यही था सहअभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर कर देंगे और कमेंट कर देंगे कि कैसा लगा, और आगे आप किस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।